गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक है वो चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आगे के सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संपत्तियों का वर्गीकरण यहाँ पर करना है, लायबिलिटीज़ जो दायित्व है उसका वर्गीकरण करना है। मतलब संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं, दायित्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सब यहाँ पास बताया जाएगा आपको। फिर लास्ट में जो है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मतलब बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए संपत्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। देखिए सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है संपत्तियों के प्रकार में सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है स्थायी या अचल संपत्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिक्सेड एसेट्स, ठीक है। पहला क्या है, स्थायी या अचल संपत्तियां। देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि व्यापार में स्थायी रूप से उपयोग में आने वाली संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कही जाती हैं। जैसे सपोज आप व्यापार कर रहे हैं और आप कुछ ऐसे एसेट्स को अपने व्यापार में रखे जो स्थायी रूप से क्या हो रहा है, आपके व्यापार में उपयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो उन संपत्तियों को ही क्या कहेंगे, स्थायी संपत्तियां कही जाती हैं। इन संपत्तियों का क्रय पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। जैसे आपने व्यापार किया है और आप फिक्सेड एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो फिक्सेड एसेट्स को परचेज करने का उद्देश्य आपका पुनः विक्रय करने का नहीं है, ठीक है। तो इन संपत्तियों को केवल अपने उपयोग के लिए ही क्रय किया जाता है। स्थायी संपत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है मूर्त संपत्तियां। मूर्त मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको इंग्लिश में टेंगिबल एसेट्स बोला जाता है। जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, मोटर कार, ठीक है। तो इन संपत्तियों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इन संपत्तियों को मूर्त संपत्तियां कहा जाता है और इंग्लिश में इसका नाम है टेंगिबल एसेट्स, ठीक है। और फिर है स्थायी संपत्ति में दूसरा है अमूर्त संपत्तियां, जिसको इंग्लिश में इनटेंगिबल एसेट्स कहा जाता है। ऐसी संपत्तियों का मूर्त स्वरूप नहीं होता है। अब देखिए ऐसी संपत्तियां भी होती है जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ख्याति, पेटेंट, रॉयल्टी, ये सब चीज़ क्या है कि जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिया हुआ है फ्लोटिंग एसेट्स, मतलब चल संपत्तियाँ, इसको इंग्लिश में करंट एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है चल संपत्तियां। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि चल संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से है जिनका प्रयोग व्यापार में अस्थायी रूप से किया जाता है। देखिए चल संपत्तियां उन संपत्तियों को कहा जाता है जिसका प्रयोग क्या है, व्यवसाय में अस्थायी रूप से होता है, ठीक है। स्थायी रूप से नहीं किया जाता है। आज उपयोग कर रहे हैं, फिर क्या है कल उसको पुनः आज क्या है परचेस करके लाए, कल उसको क्या है पुनः सेल कर दिए, विक्रय कर दिए। अर्थात जो विक्रय करने के लिए या रोकड़ में परिवर्तित करने के उद्देश्य से व्यापार में रखी जाती है। अब देखिए यहाँ पास क्या बोल रहे हैं कि जो विक्रय करने के, जैसे आपने खरीद के लाया और पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से उसको खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। या रोकड़ में परिवर्तित, रोकड़ में क्या है परिवर्तित, कन्वर्टेड करने के लिए क्या है माल को खरीद कर लाए थे आप व्यापार में, ठीक है। जैसे हस्तस्थ रोकड़ मतलब केस इन हैंड, बैंक में रोकड़, विनियोग, प्राप्य पत्र, स्कंद, ठीक है, कच्चा सामग्री, तो ये सब क्या होते हैं, चालू संपत्तियां होते हैं, ठीक है, चल संपत्तियां होते हैं, जिसको इंग्लिश में करंट एसेट्स कहा जाता है। अब देखिए इसको नॉर्मल से समझ लीजिए कि जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, तो आप अपने व्यापार में कस्टमर के फैसिलिटी के लिए जो फर्नीचर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, काउंटर वगैरह जो बनवाए हैं या सोफ़ा वगैरह जो बनवाया है बैठने के लिए, तो वो आपके लिए फिक्सेड एसेट्स हो गया। और आप जो माल खरीद कर लाए हैं कस्टमर को बेचने के लिए, तो वो हो जाएगा चल संपत्तियाँ, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर पे दिया हुआ है अवास्तविक संपत्तियाँ। तीसरे नंबर पे क्या है, अवास्तविक संपत्तियाँ, इसको इंग्लिश में फिक्सियस एसेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन हो रहा है कि ऐसी संपत्तियां जिनका मूर्त या अर्थार्थ रूप नहीं होता। देखिए जिसका कुछ संपत्तियां ऐसा होता है जिसको हम लोग जिसका मूर्त रूप नहीं होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, यथार्थ रूप नहीं होता है।
अवास्तविक संपत्तियां कही जाती हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? अवास्तविक संपत्तियां कही जाती है। जैसे प्रारंभिक व्यय, लाभ हानि खाता का हानि, विज्ञापन आदि, इन्हें नाम मात्र की संपत्तियां कहते हैं। ये उतना आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप इसको प्रारंभिक व्यय, लाभ हानि खाता में लॉस या एडवर्टाइजमेंट जो है, इसको जब तक आप रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको अवास्तविक संपत्तियों के बारे में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है चौथे नंबर पे क्षय या नाशवान संपत्तियां, वेस्टिंग एसेट्स। चौथे नंबर पे क्या है? क्षय या नाशवान संपत्तियां, जिसको इंग्लिश में वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। ऐसी संपत्तियां जिनका मूल्य उपयोग के साथ साथ घटता जाता है। अब देखिए, कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिसका उपयोग करते करते क्या होता है, उसका मूल्य घटता चला जाता है। क्षय या नाशवान संपत्तियां कहलाती है। जैसे खदान, आप लोग की विश्रामपुर में कोल माइंस है, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कोयला निकल रहा है, तो उसका उस एसेट्स का, जिस ACCL ने जिस ज़मीन को लीज पे लिया हुआ है, अब धीरे धीरे उसमें से कोयला निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उस ज़मीन का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। उसी तरह से आपने किसी व्यक्ति से ईंट भट्टा डालने के लिए ज़मीन लिया है, तो जैसे जैसे वहाँ आप ईंट बनाते चले जाएंगे, तो उस ज़मीन का क्या है, वैल्यू कम होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पांचवा नंबर पे संभाव्य संपत्तियाँ, कॉन्टिंजेंट एसेट्स। ठीक है, पांचवें नंबर पे क्या है, संभाव्य संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जो वर्तमान में व्यापार की संपत्तियाँ नहीं हैं, किंतु किसी घटना के घटित होने अथवा ना होने पर व्यापार की संपत्तियाँ बन जाती हैं। अब देखिए, मान लेते हैं दो व्यापारी किसी ज़मीन को लेकर उनका जो है विवाद चल रहा है, वो कोर्ट में, न्यायालय में क्या है, अपने वाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोनों ही व्यापारी के लिए क्या है, वो संपत्तियां उनके लिए अभी वो उनका संपत्ति नहीं है, पर किसी घटना के, जैसे वो केस कोई अगर एक व्यापारी जीत जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, उस व्यापारी का वो एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है किंतु क्या है, किसी घटना के घटित होने अथवा ना होने पर व्यापार की संपत्तियां बन जाती हैं, संभाव्य संपत्तियां कही जाती है। जैसे देखिए दिया हुआ है यहाँ पास, किसी मामले के निपटारे पर, किसी मामला मतलब कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसका निपटारा पर संपत्ति का प्राप्त होना आदि संभाव्य संपत्तियों को चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है। अब जो कॉन्टिंजेंट एसेट्स जो होता है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, केवल चिट्ठे के नीचे टिप के रूप में क्या है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, उसके बाद है दायित्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, सबसे ऊपर में है दायित्वों का वर्गीकरण। अब देखिए, जिस तरह से एसेट्स का वर्गीकरण किया गया था, उसी तरह से लायबिलिटीज़ का भी क्या होता है, वर्गीकरण होता है। दायित्व जो होते हैं उसको भी प्रकार में हम लोग बांट सकते हैं। अब देखिए, दायित्वों का वर्गीकरण में पहला पॉइंट दिया हुआ है स्थायी दायित्व, फिक्सेड लायबिलिटीज। अब देखिए, इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक लंबी अवधि के बाद किया जाना हो, स्थायी दायित्व जो है कहलाते हैं। जैसे पूंजी, लंबी अवधि के लिए ऋण आदि। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने बैंक से ऋण लिया है, ठीक है, आप व्यापार कर रहे हैं, आप बैंक से ऋण लिए हैं, तो बैंक को ऋण क्या है, तत्काल में नहीं देना होता, लौटाना नहीं होता है, क्या है, आप 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लिए हैं। ठीक है, तो जो भुगतान हम लोग को लंबे अवधि के बाद करना होता है, उन दायित्वों को ही क्या कहते हैं, स्थायी दायित्व कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है चल दायित्व, करेंट लायबिलिटीज। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान अल्पकाल में 1 वर्ष के भीतर, अल्पकाल का मतलब 1 वर्ष के भीतर किया जाना हो, चल दायित्व कहे जाते हैं। जैसे बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय विपत्र आदि। अब देखिए, कुछ दायित्व ऐसे भी होते हैं जिनका भुगतान हम लोग को अपने व्यापार के 1 साल के अंदर करना होता है। जैसे बैंक अधिविकर्ष हो गया हो, ठीक है, जिससे हम लोग कच्चा सामग्री या निर्मित सामग्री परचेस किए हो। ठीक है, आप व्यापार कर रहे हो तो कच्चा सामग्री या तो निर्मित माल, ठीक है, परचेस करेंगे, तो उनको 1 साल की अवधि के अंदर क्या है, पेमेंट करना होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चल दायित्व, करेंट लायबिलिटीज कहा जाता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे संभाव्य दायित्व, ठीक है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज।
अब देखिए इसमें भी सेम उसी तरह का है, ऐसे दायित्व जिनका वास्तविक दायित्व होना या ना होना भविष्य की घटना पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, कुछ दायित्व ऐसे भी होते हैं जिनका वास्तविक दायित्व होना, ठीक है, किसी घटना के घटित होने पर या ना होने पर क्या निर्भर करता है, संभाव्य दायित्व कहे जाते हैं। इस प्रकार के दायित्वों को चिट्ठे में नहीं दर्शाया जाता है वरन विवरण में ही टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है, जैसे बैंक से भुनाए गए विपत्र की राशि आदि, या कोई आपके ऊपर केस किया है, मानहानि का दावा ठोक रहा है, वो केस जीत जाता है तो आपको क्या है, एक अमाउंट पे करने का आपका जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से संभाव्य दायित्व जो है तो किसी घटना के घटित या ना घटित होने पर क्या है, निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिया हुआ है संपत्तियों एवं दायित्वों का एकत्रीकरण, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं अब जो है फॉर्मेट बताऊंगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट के आधार पे ये क्या है आपको, देखिए जो अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को बैलेंस शीट में ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट आंसर कैसे डिनोट करेगा, जब हम लोग का दोनों साइड का अमाउंट टैली हो जाएगा बैलेंस शीट में, चिट्ठा में दोनों साइड का जब बराबर आ जाएगा अमाउंट तो हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, तो बैलेंस शीट ही निर्भर करता है कि हम लोग का सॉल्यूशन किस हद तक सही है। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में दिया हुआ है बैलेंस शीट बनाने का मेथड। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने का जो मेथड दिया हुआ है आपके बुक में, दो मेथड हैं, एक तो तरलता या द्रवता क्रम और दूसरा है स्थायी क्रम। तो हम लोग जो है केवल स्थायी क्रम के आधार पे ही फॉर्मेट को देखेंगे और सॉल्यूशन भी जो है उसी के आधार पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो जो पहला मेथड दिया हुआ है तरलता वाला, लिक्विडेंसी वाला, वो हम लोग को नहीं देखना है। ठीक है, तो हम लोग को जो देखना है वो है स्थायी क्रम, दूसरा मेथड। अब देखिए इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे मेथड में, इस क्रम के अनुसार चिट्ठे में सर्वप्रथम उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो स्थायी है। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक दायित्व पक्ष होता है और दूसरा संपत्ति पक्ष होता है। तो संपत्ति पक्ष में उन संपत्तियों को सबसे पहले लिखा जाता है जो स्थायी होते हैं, उसके बाद उन संपत्तियों को लिखा जाता है जो कम स्थायी है, मतलब स्थायी के बाद एक क्रम आता है कि वो करंट एसेट्स है, तो उन करंट एसेट्स को लिखा जाता है। इस प्रकार दायित्व पक्ष में सर्वप्रथम उन दायित्वों को सबसे पहले लिखा जाता है जिनका भुगतान सबसे अंत में करना है, मतलब जो लंबे अवधि के दायित्व है उनको सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे पूंजी, बैंक से लिया गया ऋण। ठीक है, तो ये सारे दायित्व क्या होते हैं, एक लंबे अवधि के बाद उनको भुगतान करना होता है, इसलिए उनको सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन दायित्वों को लिखा जाता है जिनका भुगतान हम लोग को एक वर्ष के अंदर करना होता है। देखिए आपके सामने दिख रहा है फॉर्मेट। ठीक है, यह है फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर में शीर्षक लिखेंगे बैलेंस शीट, और किस डेट को बना रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देंगे अस ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, कौन सा डेट रहेगा, जो भी डेट क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मैं सपोज बोल दे रहा हूँ अस ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये अपना डेट हो गया। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा दो साइड, एक दायित्व पक्ष हो गया और एक एसेट्स पक्ष हो गया। ठीक है, एक हो गया लायबिलिटीज़, उसके बाद फिर लायबिलिटीज़ का जो अमाउंट लिखना है उसके लिए एक कॉलम रखेंगे। ठीक है, ये कॉलम हो गया। फिर उसके बाद एसेट्स और उसके बाद जो अमाउंट रखेंगे वो ये कॉलम हो गया। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले हम लोग लायबिलिटीज़ कॉलम में देखते हैं, दायित्व पक्ष में, जो आपके बाएं हाथ की तरफ है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूंजी दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर पे क्या दिया हुआ, पूंजी दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो भी पूंजी दिया रहेगा उस पूंजी में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अगर शुद्ध लाभ आता है तो उस शुद्ध लाभ को जोड़ेंगे, और अगर शुद्ध हानि आता है तो उसको हटाएंगे। अब देखिए शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, लाभ हानि खाता में दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, जो भी आता है, अगर शुद्ध लाभ आता है तो उसको जोड़ देंगे और शुद्ध हानि आता है तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद
जिस तरह से शुद्ध हानि को घटाया गया है उसी तरह से आहरण को भी घटाएंगे। क्वेश्चन में आपको आहरण भी दिया रहेगा, तो क्या करना है, पूंजी में से उसको भी घटा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पास शुद्ध लाभ को जोड़ा है और शुद्ध हानि को घटाया है और आहरण को भी क्या किया है, घटाया है। ठीक है, अब उसके बाद दायित्व पक्ष में जो है वो है संचित निधि, मतलब जनरल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व बोल लीजिए या संचय बोल लीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना है। उसके बाद है विविध उत्तमण, लेनदार। उत्तमण को क्या बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटेंसी वर्ड है उत्तमण। ठीक है, तो ये आपको अगर कंफ्यूज करे तो आप याद रखना होगा कि लेनदार को ही उत्तमण बोला जाता है। ठीक है, क्रेडिटर्स, तो यहाँ पास दिया हुआ है विविध लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद है अब देखिए लेनदार भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम लोग कच्चा माल जिससे लिए थे, ठीक है, माल जिससे हम लोग परचेज़ किए थे वो हमारा लेनदार, हम लोग उसको पेमेंट करना है। या हम लोग जिससे ऋण लिए थे वो भी हमारा लेनदार है। ठीक है, माल लिए थे वो हमारा क्या है, लेनदार है। उसके बाद ऋण जिससे लिए थे वो भी हमारा लेनदार है। और व्ययों के लिए, जैसे किसी एक्सपेंसेस को पेमेंट करना है, ठीक है, जैसे सैलरी पेमेंट करना है, कर्मचारी भी हमारे लेनदार हो गए। अगर हम लोग उनको उनसे 30 तारीख तक सेवा लिए हैं, 31 दिसंबर तक सेवा लिए हैं और सेवा लेकर अगर पेमेंट नहीं किए तो हमारे क्या हो गए, लेनदार हो गए। ठीक है, तो व्ययों के लिए लेनदार। फिर उसके बाद अदत्त व्यय। देखिए अदत्त व्यय वगैरह हम लोग जो है इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझने लायक है और ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ मैं आपको ऊपरी भाग जो है इसका बता दे रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग अदत्त व्यय, जैसे कोई एक्सपेंसेस है जिसका हम लोग पेमेंट नहीं किए, देना बाकी है, हम लोग के ऊपर क्या है, देना बाकी है, उधार है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अदत्त व्यय बोलेंगे। जैसे कर्मचारियों से हम लोग क्या है, आप व्यापार चला रहे हैं और कर्मचारियों से सेवा ले लिए, ठीक है, तो उसका अभी तक पेमेंट नहीं किए तो क्या हो जाएगा, वो अदत्त व्यय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पूर्व प्राप्त आय। कोई ऐसा आय है, कोई ऐसा इनकम है जो आपने पहले से ही क्या कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूर्व प्राप्त आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनइयर्नेड इनकम। अब देखिए कोई ऐसा आय जिसका सेवा हम लोग अभी नहीं दिए है पर उसका आय हम लोग को प्राप्त हो गया है, ठीक है, तो उसको पूर्व प्राप्त आय बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, दायित्व होता है। अभी हम लोग सेवा दिए नहीं है पर उससे क्या है, अमाउंट ले चुके हैं, तो ये हम लोग के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया। उसके बाद है देय विपत्र। देय विपत्र क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। और बैंक अधिविकर्ष भी क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। तो ये सारे दो नीचे में दिए हुए सारे क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद है एसेट्स पक्ष में आते हैं। तो एसेट्स पक्ष में सबसे पहले क्या बताया गया था, स्थायी संपत्तियों को लिखा जाता है। ठीक है, तो स्थायी संपत्तियों में देखो क्या आता है, गुडविल आता है, तो गुडविल को हम लोग लिख दिए, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा अमाउंट गुडविल का वो लिख देंगे। उसके बाद भूमि और भवन का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, आत्मधृत संपत्ति, ओन होल्ड प्रॉपर्टीज़, तो ये आपको बहुत रियर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, ओन होल्ड प्रॉपर्टीज़ जो है आपको बहुत रियर क्वेश्चन में मिलेगा, नहीं पूरे बुक में आपके नहीं है ये। ठीक है, अगर अदर राइटर के बुक को पढ़ते हैं आप तो आपको शायद कहीं पास मिल जाए, पर ये पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़, ये भी आपको पूरे बुक में नहीं मिलेगा, शायद किसी एक आध क्वेश्चन में मिल जाए तो मिल जाए, पर ये भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है देखिए व्हीकल्स, वाहन, ये मिल सकता है आपको। वाहन क्या होता है, एसेट्स होता है। उसके बाद मशीनरी, उपस्कर, ये सारे क्या होते हैं, उपकरण। ठीक है, पशुधन और एक अस्वाधिकार, पेटेंट, ये सब सारे क्या होते हैं, फिक्सेड एसेट्स होते हैं। तो फिक्सेड एसेट्स को सबसे पहले हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, जैसा कि बताया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब करंट एसेट्स को लिखेंगे। करंट एसेट्स में सबसे पहला क्या आता है, अंतिम स्कंद आता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या, स्टोर्स। ठीक है, विविध अधमण, ये देनदार, इसको देनदार को ही क्या बोलते हैं, अधमण बोलते हैं। लेनदार को उत्मण बोलते हैं और देनदार को अधमण बोलते हैं। ठीक है, सन्ड्री डेप्टर्स। उसके बाद है प्राप्य विपत्र, संपत्ति होता है, करंट एसेट्स होता है। पूर्वदत्त व्यय,
अब देखिए मैं आपको पहले बता देता था पूर्वदत्त, अदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैं पूरा वहाँ पास डिटेल आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, अप्राप्त आय, विनियोग। विनियोग के अमाउंट के हिसाब से हम लोग तय करते हैं कि विनियोग फिक्सेड है कि करंट है, ठीक है। अगर उसका अमाउंट बड़ा है तो वो फिक्सेड एसेट्स होगा, अगर उसका अमाउंट छोटा है तो वो क्या होगा, करंट एसेट्स होगा, ठीक है। उसके बाद है अधिकोष निक्षेप, डिपॉजिट इन बैंक। आपने बैंक में डिपॉजिट करके रखा है कुछ अमाउंट, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो करंट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कैश एट बैंक, आपने बैंक में कुछ अमाउंट रखा है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। और कैश इन हैंड, तो ये भी क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। अब देखिए दोनों साइड का, ये जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और ये जो एसेट्स है, इन दोनों साइड के अमाउंट का टोटल करेंगे, ठीक है। इधर का भी टोटल करेंगे, सॉरी, ये जो दायित्व पक्ष का जो अमाउंट कॉलम है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। और ये जो संपत्ति पक्ष का अमाउंट कॉलम है, इसको भी हम लोग टोटल करेंगे। देखिए दोनों साइड का जब टोटल बराबर आ जाएगा, दोनों साइड का, मान लेते हैं कि दायित्व पक्ष का जो अमाउंट कॉलम है वो भी 1,00,000 रुपये आ रहा है और संपत्ति पक्ष का जो अमाउंट कॉलम है वो भी 1,00,000 रुपये आ रहा है। जब दोनों साइड का बराबर आ जाएगा, टैली कर जाएगा, तो क्या होगा, हम लोग का आंसर सही होगा, ठीक है।